दोस्तों, आप सभी का स्टडी आइकन चैनल में स्वागत है। मैं हूं एस.के. कुशवाहा और लाया हूं कोशिका का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो प्रस्तावना वीडियो है कोशिका का। आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसके बाद हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कोशिका से रिलेटेड जो खोजें की हैं। इनमें से कुछ साइंटिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी हैं। पहले साइंटिस्ट जो हैं वो हैं 1665 में रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी, एक मृत कोशिका की खोज की थी। इनके बारे में आई होप आपने सुना होगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो हैं ल्यूएनहोक, A.V. ल्यूएनहोक, जो 1674 में लिविंग सेल की खोज की थी। अब इन्होंने लिविंग सेल शैवाल की खोज की थी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पूछ लेते हैं कि लिविंग सेल किसका था। तो लिविंग सेल जो था वो जीवित कोशिका जो थी वो तालाब में एक शैवाल की थी। ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल की खोज की थी वो कॉर्क की थी। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो डेट आपको सिर्फ एक का याद रखना है, 1665 में कोशिका की खोज की थी। उसके बाद डेट अगर आप याद नहीं रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए। तो आपने देखा कि एक डेड सेल और एक लाइव सेल दोनों की खोज ये दोनों साइंटिस्ट ने की थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की और ल्यूएनहोक ने लाइव सेल की। सबसे जो महत्वपूर्ण खोज थी इस सिलसिले में, ये जो टाइमलाइन चलती आ रही है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी अब तक की वो ये है रॉबर्ट ब्राउन ने जो की थी 1883 में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी दोस्तों, मतलब केंद्र की खोज की थी। आपको अगर थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस ही सब कुछ होता है, केंद्रक ही सब कुछ होता है, केंद्रक ही सब कुछ कंट्रोल करता है, केंद्रक के हाथ में सभी चीज़ों का कंट्रोल होता है, इसीलिए इसकी डिस्कवरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब इसकी खोज होगी तो हम इसके अंदर जाके इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम सेल के सारे संरचनात्मक कार्यों को और कार्यात्मक कार्यों को समझ सकें। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इस स्लाइड में 3 साइंटिस्ट के नाम दिखे। अगली स्लाइड पे हम जाते हैं। अगली स्लाइड पे हमें 3 और साइंटिस्ट दिख रहे हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में हम जब बात करेंगे तो ये पहले साइंटिस्ट है, शायद इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, फेलिक्स दुजार्डिन। इन्होंने ये बताया था कि सेल के अंदर एक तरल है, कोशिका के अंदर तरल होता है। सिर्फ इन्होंने इतना बताया कि कोशिका के अंदर तरल होता है। ये नाम आप देख लीजिए, फेलिक्स दुजार्डिन। आप इससे पहले ये नाम शायद अगर कुछ लोगों ने सुना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर सुना है तो कहाँ सुना है ये भी करिएगा, क्योंकि ये मैंने तो अभी बुक्स में नहीं देखा, स्टैंडर्ड बुक्स में, इवन एनसीईआरटी के बुक्स में भी नहीं है ये कि फेलिक्स दुजार्डिन ने इसकी खोज की थी। एनसीईआरटी 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, आप 11-12 का मत दिखा दीजिएगा मेरे को। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं, इनका नाम आपने सुना होगा एम सेल्डेन ने। इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने बोला था कि सारे जो पादप होते हैं वो कोशिका से मिलके बने होते हैं। सारे पादप जो हैं वो कोशिका से मिलके बने होते हैं। इसकी खोज की थी एम सेल्डेन। ये साइंटिस्ट हैं, एम सेल्डेन हैं। तो आप इनका नाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इन्हें छोड़ सकते हो, इन्हें एक बार आप छोड़ सकते हो, लेकिन एम सेल्डेन को आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे इनसे रिलेटेड भी एक चीज़ बताऊंगा मैं। अभी आप इतना याद रखिए कि एम सेल्डेन जो हैं उन्होंने ये प्रपोज किया था, उन्होंने ये बताया था दुनिया को कि पादप के अंदर भी कोशिका होता है। ठीक है। तीसरे साइंटिस्ट के तरफ जाते हैं। तो ये है तीसरे वैज्ञानिक J.E. परकिंजे ने क्या किया कि जो उन्होंने फेलिक्स दुजार्डिन ने बताया था कि सेल के अंदर तरल होता है, तो इन्होंने उस तरल की तरफ और खोज की और उन्होंने उस तरल को नाम दिया है। उस तरल को नाम इन्होंने दिया है कोशिका द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है। तो इन्होंने J.E. परकिंजे ने कोशिका द्रव्य की खोज की थी। अब इस स्लाइड में आपको 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, एक एम सेल्डेन और एक J.E. परकिंजे। ठीक है। आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं।
अगला स्लाइड है, ये है लास्ट साइंटिस्ट बचे हुए और तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट 3 साइंटिस्ट बचे हुए हैं, इसके अलावा और कोई भी इस लाइन में, इस टाइम लाइन में नहीं है। तो पहले साइंटिस्ट हैं टी स्वान। इससे पहले आपने कुछ पढ़ा था एम सेल्डेन और टी स्वान। आपने अगर अभी तक लूसेंट नहीं पढ़ा, लूसेंट अगर नहीं पढ़ा तो आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। अगर आपने लूसेंट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इन दोनों का नाम एक साथ आता है, एम सेल्डेन और टी स्वान एक साथ आता है, क्योंकि इन दोनों ने मिलके भी एक खोज की थी। इन दोनों ने मिलके भी एक खोज के लिए इनका नाम आता है। फिलहाल अभी आप देखेंगे कि इन्होंने टी स्वान ने क्या खोज की थी। उन्होंने बताया था कि एनिमल के अंदर, मतलब जीव जो एनिमल हैं, जानवर हैं, उनके अंदर भी सेल होता है, मतलब एनिमल भी सेल से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे इन्होंने यही खोज की थी 1839 में। टी स्वान ने प्रपोज किया था कि एनिमल के अंदर सेल होता है। ठीक है, ये हैं वो साइंटिस्ट टी स्वान जी। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्ल हेनरिक ब्राउन। इन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती है, ये कार्ल हेनरिक ब्राउन 1845 में इन्होंने बताया था कि कोशिका के अंदर जो काम होता है वो पूरे ज़िंदगी में, वो पूरे लाइफ का यूनिट होता है। आपके जो पूरे शरीर है उसका यूनिट होता है। तो हम बार बार जो बोलते हैं कि यूनिट ऑफ द लाइफ, जो आधारभूत संरचना है ना, हम बार बार जो सेल की डेफिनेशन देते हैं वो इन्हीं के सेंटेंस पे देते हैं, प्रपोज द सेल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। तो एक इकाई है, हमारे जीवन की इकाई जो है वो इन्होंने दी थी, कार्ल हेनरिक ब्राउन ने 1845 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इस सदी के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रुडॉल्फ वर्च्यू। इन्होंने बताया था, इनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं सेल थ्योरी बता रहा था तो सबसे लास्ट में इन्हीं का एक स्टेटमेंट था। 3 थ्योरी थी, उसमें से सबसे लास्ट में इन्हीं का एक सेंटेंस था। वो ये है कि कोशिका जो है वो प्री एग्जिस्ट, पहले से ही किसी कोशिका से बनी है। और इससे लिए मैंने कन्वर्जेशन मतलब संरक्षण का नियम से मैंने इसको कनेक्ट किया था। जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि कोशिका संरक्षण का भी नियम है। मतलब कोशिका को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कोशिका को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे पहले की वाले कोशिका से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक कोशिका 2 कोशिका में परिवर्तित हो सकती है, 2 कोशिका 4 कोशिका में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगी और कभी उत्पन्न नहीं होगी। तो इन्होंने यही प्रपोज किया था कि कोई भी कोशिका जब आती है तो वो पहले से ही किसी कोशिका से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने साइंटिस्ट के बारे में देखा। इन साइंटिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है रॉबर्ट हुक का, जो कोशिका की खोज की थी, डेड कोशिका की। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन का, जिन्होंने केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद एम सेल्डेन और टी स्वान का, जिन्होंने बताया था कि क्रमशः उन्होंने बताया था कि पादप के अंदर कोशिका होती है और जंतु के अंदर कोशिका होती है। उसके बाद आप देखेंगे वर्च्यू ने, जिन्होंने बताया कि कोई भी कोशिका पहले से ही किसी कोशिका से बनी होती है। तो इस तरीके से इतने साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जब कोशिकांग भी देखेंगे तो उसमें से भी किसी 1-2 साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है। तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही नॉर्मल में मैंने दिखाया है कि एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो अपना लाइफ का पूरा काम, जो अपने जीवन का पूरा काम करते हैं, वो कैसे इस छोटी सी बॉडी से करते हैं, उसको दिखाने के लिए मैंने बताया है कि एक कोशिकीय जीव होता है यूग्लिना, बैक्टीरिया और अमीबा। यूग्लिना, बैक्टीरिया और अमीबा। तो आपने देखा होगा कि ये जो यूग्लिना है, इसके बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये यूग्लिना जंतु और पादप के बीच का एक लिंक है। मतलब ऐसा कहते हैं कि एनिमल और प्लांट के बीच का एक लिंक है। मतलब इसमें एनिमल वाली भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसमें प्लांट वाली भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ऐसा क्या है इसमें, इसके अंदर देखते हैं ऐसा क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये जंतु भी है और पादप भी है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आप जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर। यूग्लिना की बात कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि इसकी स्लाइड दिख जाए कि ये यूग्लिना है। हाँ, तो यूग्लिना की मैं बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप में होता है, ठीक है, जंतुओं में नहीं होता। तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है और उसके पास ये फ्लेजिला भी है। फ्लेजिला मतलब इसकी टेल, पूंछ बोल सकते हो। ये फ्लेजिला जो है ये इसे मूव कराता है। तो आपने देखा कि जंतु जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, अधिकतर जंतु मूव करते हैं, लेकिन पादप मूव नहीं करता। पादप ग्रो करता है, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि वो मूव करे, ठीक है। तो इसमें दोनों क्वालिटी पाई जा रही है, ये मूव भी कर सकता है और ये फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, जैसे इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। इसीलिए इसे जंतु और पादप के बीच का लिंक बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिसेलुलर सेल में या एक कोशिकीय जीव किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया देखें, उसके पास भी इस तरह की पूंछ है, उस बैक्टीरिया के पास भी ऐसी पूंछ है, ये फ्लेजिला बोलते हैं इसको, यहाँ पे भी इसको फ्लेजिला बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे अमीबा, अमीबा आपको दिख रहा होगा। अमीबा भी एक सिंगल सेलुलर है, एक कोशिकी है, और एक अमीबा अपना पूरा काम एक कोशिका के अंदर ही परफॉर्म कर लेता है। यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए उस अमीबा के पास एक स्यूडोपोड होगा। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए स्यूडोपोड, देखिए स्यूडोपोड, दो इसको थोड़ा तोड़ेंगे तो स्यूडो और पोड आएगा। पोड का मतलब होता है पैर, स्यूडो का मतलब होता है फर्जी, मतलब नकली, मतलब ये इसका पैर नहीं है, ये कोशिका का ही पार्ट है। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि जब कोई खाद्य पदार्थ इसके पास आता है तो उस खाद्य पदार्थ को अपने बॉडी के अंदर रखने के लिए, अपने बॉडी के अंदर लाने के लिए उसे इस पार्ट का एक पैर की तरह इस्तेमाल करता है। उस छोटे से पार्टिकल को अंदर लाने के लिए वो उसको पैर की तरह इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसको स्यूडोपोड बोलते हैं। मतलब ये फर्जी पैर है, ये पैर है नहीं, लेकिन जब खाने की बात होती है तो वो पैर की तरह उसका यूज़ करता है। और यहाँ पे देखिए इसका फूड वॉक्यूल है, जहाँ पे ये खाना पचाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका केंद्रिका है, ठीक है, एंडोप्लाज्म है, ये इसके पार्ट्स हैं। आप देख पाएंगे कि जो ये तीनों हैं, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, ये तीनों जो हैं यूग्लिना, बैक्टीरिया और अमीबा, ये तीनों अपना काम, एक मिनट, ये तीनों अपना काम एक सेल के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। ये तीनों अपना काम एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर परफॉर्म करते हैं। इनके पास जो भी काम है, जैसे खाना खाना, पचाना, रिप्रोडक्शन करना है ना, मूव करना है, ग्रो करना है, ये सारे काम ये एक कोशिका के अंदर परफॉर्म करते हैं। और हमें यहाँ पे बिलियंस ऑफ सेल, करोड़ों अरबों की एक सेल का एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया गया है। और हमारे काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। सांस लेने के लिए मतलब रेस्पिरेशन के लिए अलग से लंग सिस्टम है पूरा, खाना पचाने के लिए पूरा पाचन तंत्र है ना, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन अंग हैं, ठीक है। उसी तरीके तो इनके पास जो इतनी फैसिलिटी नहीं है, ये इतने छोटे हैं, इसलिए सारा काम इन्हें इतने छोटे से एरिया में ही करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे मल्टी सेलुलर। यहाँ पे मल्टी जो मतलब कोशिका की बात करेंगे, बहुकोशिका की बात करेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा कोशिका होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी प्लांट आपको दिखेंगे, जितने भी पादप दिखेंगे, वो पादप जो होंगे वो बहुकोशिकीय होते हैं। और जितने भी आपको एनिमल दिखेंगे वो बहुकोशिकीय होंगे। और उसके अलावा आपको फंगस दिख रहा होगा। फंगस मतलब क्या होता है, कवक होता है। कवक के बारे में आपने सुना होगा। कवक सुनते ही आपको दो चीज़ें याद आनी चाहिए। कवक सुनते ही आपको दो चीज़ें याद आनी चाहिए। पहला है यीस्ट, आपने इसके बारे में सुना होगा। और दूसरा है मशरूम। ठीक है, तो यीस्ट और मशरूम याद आना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोला, इसलिए ऐसा बोला क्योंकि यीस्ट का काम होता है मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है वो कवक ही होता है। और जो मशरूम है इसको हम खाने के लिए यूज़ करते होंगे। आपने सुना होगा कि जो शाकाहारी लोग हैं वो मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
मशरूम और पनीर प्रोटीन का उनके लिए बहुत बड़ा सोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यीस्ट जो है वो है एक कोशिकी कवक। यीस्ट जो होता है वो होता है, इसको हिंदी में भी यीस्ट बोलते हैं, एक कोशिकी कवक होता है। ठीक है, और जो मशरूम होता है वो भी कवक है, लेकिन ये क्या है, बहुकोशिकी है, एक कोशिकी नहीं है, इस एक से ज़्यादा कोशिका से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी कैटेगरी हैं जो जिसमें बहुकोशिकी भी मिलता है और एक कोशिकी भी मिलता है। एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपके जो बालों में डैंड्रफ होता होगा, जिनके भी होता हो, मेरे भी होता है, तो ये जो डैंड्रफ होता है वो भी कवक से होता है। स्किन में जो प्रॉब्लम होती है वो भी कवक से होती है, एड़िया जो फटती है वो भी कवक से होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में, जब हम मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी स्लाइड के बाद हम देखेंगे अब सेल की साइज़ के बारे में बात करेंगे। कोशिका की साइज़ कहाँ कहाँ तक वेरी करती है पूरी दुनिया में। सबसे पहले हम वर्ल्ड की बात करेंगे, पूरे अर्थ पे कोशिका की साइज़ सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, सबसे छोटा जो साइज होता है कोशिका का वो होता है माइकोप्लाज्मा का। इसे याद करना भी बहुत आसान है, क्योंकि माइको आप माइक्रो से कनेक्ट कर सकते हो, माइक्रो मतलब छोटा ही होता है। तो माइक्रोप्लाज्मा जैसे थोड़ा सा सिमिलर साउंड आ रहा है उसमें। तो माइकोप्लाज्मा पूरे अर्थ पे सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका साइज़ आप देख पा रहे होंगे 0.1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर यहाँ पे साइज़ देख पा रहे होंगे आप। तो ये सबसे छोटी कोशिका है पूरे पृथ्वी पे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे नीचे एक एग है, और ये एग है किसका, शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच इंग्लिश में। शुतुरमुर्ग का एग है और ये सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है, इसका साइज़ देखिए, इसका साइज़ है 1 माइक्रोमीटर। और अगर ये इस अंडे का साइज़ आप ये इससे अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि एक इंसान है, उसके हथेली पे ये पूरा अंडा आ गया है। 18 सेंटीमीटर का ये अंडा है, 18 सेंटीमीटर का ये अंडा है, 18 सेंटीमीटर का ये अंडा है। और ये 18 सेंटीमीटर के अंडे की जो कोशिका है उसकी साइज़ है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आप वैरायटी देख पा रहे होंगे कि कोशिका के साइज़ की भी कितनी सारी विविधताएं हैं। अब हम कुछ मानव शरीर के अंदर जाके देखते हैं कि कोशिका की कितने साइज हैं, कितने अलग अलग टाइप के साइज होते हैं, कितने अलग अलग शेप के, अलग अलग आकृति के, अलग अलग आकार के और अलग अलग साइज़ के आपको दिखेंगे। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, इसमें ह्यूमन सेल की बात की हुई है, ह्यूमन कोशिका की बात हुई है, मानव कोशिका की बात हुई है। यहाँ पे आप शुक्राणु देख रहे होंगे, शुक्राणु ये सबसे छोटा सेल होता है। ये ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें पुरुष और महिला दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप जब ह्यूमन की बात करूँ, मैं मानव की बात करूँ, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। उसमें सबसे छोटा सेल होता है शुक्राणु, स्पर्म इंग्लिश में। तो ये सबसे छोटा, इसकी साइज देख पा रहे होंगे 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, 5 माइक्रोमीटर इसकी साइज है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में, मानव में 5 माइक्रोमीटर से छोटी साइज नहीं है। वैसे तो दुनिया में सबसे छोटी साइज तो आपने देख लिया 0.1 माइक्रोमीटर। किसका है बताइए, सबसे छोटा साइज किसका है? अभी आपने देखा ना पिछले वाले स्लाइड में, ये देखिए माइकोप्लाज्मा का, जिसको मैंने माइक्रोप्लाज्मा से कनेक्ट किया था। तो ये भूलिएगा मत, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी साइज देखिए 0.1 माइक्रोन, और सबसे बड़ा साइज है 1 माइक्रोमीटर। यहाँ पे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो साइज है वो है 5 माइक्रोमीटर, सबसे छोटा। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो साइज है, सबसे बड़ा मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो कोशिका होती है वो होती है 120 माइक्रोमीटर की। ठीक है, 120 माइक्रोमीटर ये है, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं, जो महिला के शरीर में पाया जाता है। ठीक है, ये है अंडाणु और ये है शुक्राणु। उसके बाद बात करेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा है। तो सबसे लंबा सेल है ये, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल। तंत्रिका तंत्र आपने सुना होगा, नर्वस सिस्टम, उसका जो तंत्रिका
कोशिका होती है, ये वही है, नर्व सेल है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है, आप यहाँ देख रहे होंगे, इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है और तंत्रिका तंत्र का ये कोशिका है। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। आपने अभी देखा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये देखिए, ओवुल मतलब अंडाणु है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पुरुष हैं उनके बॉडी में तो अंडाणु नहीं होता, उनके बॉडी में अंडाणु नहीं होता, तो उनके बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी। तो उनके बॉडी में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है उनका फैट सेल। मतलब एक मानव है जो पुरुष है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है फैट सेल, और सबसे छोटी तो दोनों का मिला के शुक्राणु ही है। तो ये यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको, फैट सेल एक मेल बॉडी में सबसे बड़ा होता है और फीमेल बॉडी में सबसे बड़ा जो होगा सेल होगा वो है अंडाणु। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले स्लाइड में जाते हैं। अगले स्लाइड में मैं कोशिकाओं का आकृति की बात करूंगा, उनकी आकृति कैसी है उसके बारे में बात करूंगा। तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए कि कोशिका का जो शेप होता है वो नॉर्मली चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट सेल हैव अ फिक्स शेप्स, तो वो चेंज नहीं होते। मैक्सिमम केस में शेप का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ ऐसी केस है जिसमें परिवर्तन होना पड़ता है। वो परिवर्तन कहाँ है? वो परिवर्तन है, पहले ही देखिए, ये जो हमारा आरबीसी होता है उसमें परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों परिवर्तन होता? ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कि वो परिवर्तन हुआ? ऐसा इसलिए सर कि जैसे ही कभी आरबीसी को कहीं ऐसे जगह पे जाना पड़ता हो, कहीं ऐसे जगह पे जाना पड़ता हो जहाँ पे उसे बहुत ही छोटी कैपिलरी से, जहाँ पे उसे बहुत ही छोटी नसों से गुजरना पड़ता हो। आपको पता हो कि पूरे बॉडी में नसें हैं, 2 तरह की नसें हैं, धमनी और सिरा। तो इन धमनी और सिराओं में कभी कभी जो इसकी डायमीटर होता है काफ़ी पतली हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है धमनी सिरा कि वहाँ तक ब्लड का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। उस केस में क्या होता है, आरबीसी अपना शेप जो है चेंज कर लेता है। और आपको ये भी पता होगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता तो इसका क्या मतलब है? केंद्रक नहीं होता इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब एक सेल से 2 सेल नहीं हो पाएगा। ये एक सेल से 2 सेल, हमारी बॉडी के सारे सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसका केंद्रक नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सेंटेंस में लिखा, रुकिए 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि युगलिना जो हैं और अमीबा जो हैं अपना शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो सेल होती हैं वो अपना शेप चेंज नहीं करती हैं। युगलिना और अमीबा, यहाँ पे 2 चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। युगलिना, अभी मैं आपको बताया था युगलिना और अमीबा के बारे में भी, वो अपना शेप चेंज नहीं करती हैं। यहाँ पे ह्यूमन सेल के बारे में देखेंगे, ह्यूमन सेल का शेप कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है बाई कॉनकेव। यहाँ पे देखिए बाय कॉनकेव शेप। तो एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये आरआरबी में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि जो आरबीसी होता है उसका शेप कैसा होता है। तो उसका शेप होता है बाय कॉनकेव। हिंदी में आप ऐसा कह सकते हो कि कंबाइन है उत्तल और अवतल लेंस का, उत्तल अवतल लेंस का कंबाइन है ये, मतलब उत्तल भी है अवतल भी है, दोनों मिक्स है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि देखिए इसका शेप कैसा है, ये ऐसा हुआ है और ये ऐसा हुआ है। मतलब इधर से देखो तो उत्तल भी है और इधर से देखो तो अवतल भी है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं अगर यहाँ से देखूँगा तो मुझे ये क्या दिखेगा, अवतल दिखेगा, और ये क्या दिखेगा, उत्तल दिखेगा। तो इसको उभया उत्तल बोलते हैं, उभया उत्तल हिंदी में, और इंग्लिश में बाय कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे नर्व सेल की। तो नर्व सेल आपने इससे पहले भी मैंने बताया आपको, नर्व सेल का साइज़ जो है वो सबसे बड़ा होता है और ये ब्रांच स्ट्रक्चर में होती है। मतलब एक सेल यहाँ पे है तो एक सेल यहाँ होगा,
और एक सेल यहाँ होगा, ब्रांच शेप में होती। तो मैं यहाँ पे शेप बता रहा हूँ आपको अलग अलग सेलों का। यहाँ पे ब्रांच शेप में होंगी, ऐसा ऐसा ब्रांच वाइज होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे शेप आपने देखा बाई कॉनकेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उभया उत्तल और इंग्लिश में बाई कॉनकेव आरबीसी का शेप जो होता है वो पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ह्यूमन डब्ल्यूबीसी कैन चेंज देयर शेप टू इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इंटर द बॉडी। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वही है जो आपको कोरोना से बचाएगा दोस्तों। यही है हमारा इम्यून सिस्टम का मेन गार्ड। आप इनको बॉर्डर पे खड़े जवान की तरह मान सकते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो ये डब्ल्यूबीसी के भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जैसे कि मान लो कोई माइक्रोब आपके बॉडी के अंदर घुसता है। अब अगर ये है हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, तो ये जब इससे लड़ेगा तो इससे लड़ते समय अपना साइज चेंज कर सकता है। क्या होता है, जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई भी बाहरी कण घुसता है, जिसको माइक्रोब्स बोलें, जो 5 मैंने आपको बताया था अलग अलग, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है।